हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन, जो कि आज हमारा डे 5 है। इससे पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से चारों क्लास को देख लीजिए, क्योंकि हर क्लास अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, हम इससे पहले 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी पेन पेपर लेकर के बैठिए, ताकि क्वेश्चन को आप लिखते रहिएगा। और यहाँ पे आपको हिंदी में क्वेश्चन कराया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको नेमी के द्वारा भी जो पीडीएफ जारी किया जाता है उसमें भी इंग्लिश में है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी में आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है वो पीडीएफ वहाँ पे हिंदी में नहीं है। इसलिए आप लोग के लिए हम हिंदी में लेके आए हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो जा कर के आप निमिष से जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने 2-2.5 मिनट का बना के रख दिया आपके चैनल पे। आप वहाँ पे जाइए, देखिए किस तरह से डाउनलोड करना है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और बढ़िया से पढ़िए इंग्लिश में। और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा ही। अगर आपको चाहिए पीडीएफ, ठीक है, आपको चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे जाकर के गौरव आईटीआई क्लासेज सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है और सारा का सारा पीडीएफ आपको वहाँ से लेना है। ठीक है, वहीं से पढ़िए। बाकी जो भी क्लास होने वाला है उन सब का पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। तो आप सभी पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए, ताकि उनका भी जो ज़रूरत हो वो पूरा हो सके। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 41 से 50 नंबर तक। याद रखिएगा, इसमें इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन बहुत अधिक है, और इंग्लिश ग्रामर का हम हिंदी में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसका हम हिंदी कर दें तो उसका अर्थ जो है उसका अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, इन सब का तात्पर्य है जाने से। जैसे कि गो है वो भी जाने के लिए कर रहा है, वेंट वो भी जाने के लिए कर रहा है, और गॉन वो भी जाने के लिए ही कर रहा है। लेकिन अगर हम उसे हिंदी में कह लें तो वहाँ सब जगह जाना 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 आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में वहाँ पे गो, वेंट, गॉन रहेगा। इसीलिए ग्रामर का जो क्वेश्चन है उसे हम हिंदी में नहीं कर सकते। अगर हिंदी में करें तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ग्रामर का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, और मुश्किल से ये 418 में से मुश्किल से 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि इंग्लिश ग्रामर से होगा और आपको इंग्लिश में मिलने वाला है। जो कि इस वीडियो में लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि इंग्लिश में ही होगा। लेकिन चिंता मत करिए, उसे हम हिंदी में समझाएंगे आपको। आप इंग्लिश में भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्ज़ाम में आपको हिंदी में भी आएगा, लेकिन आप वहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन को जो उत्तर सही करिएगा वहाँ पे आप हिंदी में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश में ही पढ़िए तो बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि 41 नंबर का है। ये हिंदी में है। एक संगठन के भीतर संचार डैश वरिष्ठों के साथ है और दोस्तों के साथ डैश हो सकता है। यानी कि किसी संगठन में अगर अपने वरिष्ठों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, संचार का मतलब क्या है? बातचीत करना, अपना बात उस दूसरे के पास पहुंचाना और दूसरे की बात अपने तक लाना। यानी कि संचार चाहे सीधे रूप से आप दोनों के बीच हो रहे हों, या फिर किसी फ़ोन पे या किसी टीवी, मोबाइल, किसी भी द्वारा संचार हो, उसे वो किसी भी प्रकार का बातचीत हो, वह संचार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो जो अपने वरिष्ठ के साथ आप करते हैं बातचीत, यानी कि अपने से बड़े उच्च पद वाले के लिए, जैसे कि आपके टीचर हो गए, आपके सुपरवाइज़र हो गए, किसी कंपनी में है आपके बॉस हो गए, तो ठीक है वो वरिष्ठ है, तो उसके साथ आप कैसा संचार करेंगे? तो देखिए, औपचारिक संचार होगा। आप खोजिए, ऑप्शन ए और बी में अनौपचारिक है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है औपचारिक और ऑप्शन डी में है गैर मौखिक, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? औपचारिक। तो औपचारिक तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दोस्तों के साथ हो सकते हैं, यानी कैसा हो सकता है दोस्तों के साथ? तो दोस्तों के साथ हमेशा अनौपचारिक ही होता है, कभी भी औपचारिक नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं, तो ये सब शब्द क्या है? ये सभी शब्द जो है ये आपका औपचारिक है। लेकिन दोस्तों के साथ कहते हैं अबे कब आया, कैसा है तुम, कभी मिला नहीं, इस तरह से जो आप बात करते हैं वो होता है क्या? अनौपचारिक शब्द। तो अपने वरिष्ठों के साथ औपचारिक तथा दोस्तों के साथ अनौपचारिक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं? यह किसका उदाहरण है? जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग, आपसे मिल हाउ आर यू, इस तरह से आप उसका अभिवादन करते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा तो आप कैसे हैं? ये किसका उदाहरण है? देखिए सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये किस तरह से बात करते हैं? अपने टीचर से बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, अपने अधिकारी से बात करते हैं। तो ये आपका औपचारिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में ही औपचारिक दिखा रहा है, बाकी बी में तो अनौपचारिक है। ऑप्शन सी में वरिष्ठ अधिकारी। यदि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप ये उदाहरण है किसका? वरिष्ठ अधिकारी का उदाहरण है? नहीं, ये बातचीत जो कर रहा है ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका औपचारिक अभिवादन है। ठीक है, और संगठन, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औपचारिक अभिवादन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल, पत्र, मेमो, ऑर्डर, फॉर्म भरना, कार्यवृत्ति, इसके बाद अनुबंध, प्रस्ताव और कोटेशन लिखना डैश कार्यस्थल संचार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा के बताइए। देखिए, आप सभी को लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये सारा का सारा काम तो औपचारिक रूप से ही किया जाता है। जैसे कि आप अगर किसी को पत्र लिखते हैं, आप एग्जाम में पत्र लिखते जैसे कि ऊपर में पूज्यवर पिताजी, या फिर अगर आप प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस तरह से आप लिखते हैं। तो अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ये तो आपको औपचारिक संचार में आ जाता है। लेकिन निमि के द्वारा यहाँ पे औपचारिक नहीं दिया गया है। निमि के द्वारा यहाँ पे औपचारिक दिया ही नहीं गया है, निमि के द्वारा दिया गया है गैर मौखिक। यानी कि यहाँ पे मुंह से तो बोल नहीं रहा है, चाहे ईमेल लिखना हो, पत्र लिखना हो, ऑर्डर हो, फॉर्म भरना हो, कि कोई भी काम हो, मुंह से नहीं बोल रहा है, इसलिए इसी को है गैर मौखिक, यानी कि नॉन वर्बल। ठीक है, तो एक तरह से ये भी सोच सकते हैं, हाँ मुंह से नहीं नहीं बोल रहे हैं तो इसका आंसर जो है गैर मौखिक होगा। लेकिन जो वास्तविक रूप में होना चाहिए क्या? औपचारिक, लेकिन निमि के द्वारा गैर मौखिक है। देखिए भाई, निमि के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वही आप टिक करके आइए, चाहे गलत क्वेश्चन ही क्यों ना हो। आप वहाँ पे गलत टिक करके आएंगे तो भी आपको मार्क मिलेगा। आप निमि से क्यों पंगा लेंगे? अब औपचारिक क्यों मारेंगे? हाँ, जानकारी के लिए आप याद रखें, यहाँ पे औपचारिक आंसर होगा, एकदम सही होगा। लेकिन निमि ने जिसे आंसर दिया है आप वही करके आइए, ताकि आपको पूरा मार्क मिल सके। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आप लोग टिक करके आइएगा, ऑप्शन नंबर सी टिक नहीं कीजिएगा इस एग्ज़ाम में, ITI के एग्ज़ाम में। बाकी आप जहाँ जो करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ITI के एग्ज़ाम में आप बी ही सही करके आइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में भी इस तरह से कोई बात है। देखिए, छुट्टी पत्र लिखना डैश संचार का हिस्सा है। देखिए, छुट्टी का अगर पत्र लिखना है तो वहाँ पे क्या था? गैर मौखिक। तो यहाँ भी गैर मौखिक होना चाहिए, यहाँ पे गैर मौखिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन निमि ने यहाँ पे सी दिया ही नहीं है, यहाँ पे निमि ने सी दिया ही नहीं है। निमि ने यहाँ दिया है ए, यानी कि औपचारिक औपचारिक कार्यस्थल संचार। देखिए, ये तो बात सही है कि छुट्टी लिखना औपचारिक रूप से है, और कार्यस्थल यानी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ ही छुट्टी मांगेंगे, क्योंकि आप ITI कर रहे हैं तो कहीं जो है आप काम ही करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिक कार्यस्थल संचार, ये भी सही है। अगर इसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो इसके हिसाब से अब अगर पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। बट इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो सी दिया हो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यानी कि औपचारिक कार्यस्थल संचार। तो इस बात को आप ध्यान में बढ़िया से बैठा लीजिए कि यहाँ पे आपका औपचारिक कार्यस्थल संचार होगा और पिछले में आपका गैर मौखिक होगा, यानी छुट्टी लिखना औपचारिक कार्यस्थल संचार, और पिछले जो दिया गया उसमें होगा गैर मौखिक संचार। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। भले ही यहाँ पे गलत दिया गया है, लेकिन आप यही आंसर टिक करके आइएगा, निमे में सही रहेगा। आप लोग हो सकता है इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही मार्क किया आना है, आप लोग को यही टिक करके आना है। ठीक है, आपको पूरा मार्क मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए, अब हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन शुरू हो गया, और ये इंग्लिश में ही रहेगा। इसे हिंदी में करिएगा तो इसका अर्थ का अनर्थ हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन डैश टू बी डैश ऑन द 1 नवंबर। यानी कि ये कह रहा है कि इन्फॉर्म कर दीजिए, एनुअल स्टाफ मीटिंग जो होने वाला है वो 1 तारीख को नवंबर में
होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे -1 और -2 में क्या होगा, आप थोड़ा माइंड लगाइए, ठीक है, लगाइए। देखिए अब मैं बताता हूँ, देखिए हैज़ बीन डैश टू बी डैश, यानी कि स्टाफ मीटिंग जो होगा उसे सबसे पहले क्या किया, कंफर्म किया कि स्टाफ मीटिंग होगा। इसके बाद डैश ऑन द 1 नवंबर, यानी कि कंडक्ट होगा ऑन द 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर को कंडक्ट होगा। तो पहले कंफर्म किया, फिर कंडक्ट किया। तो इसमें पहले देखिए कंफर्म किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में है कन्फर्म्ड एंड कंडक्टेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले कंफर्म किया और फिर कंडक्ट किया। तो इसका 45 का आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा इंग्लिश में है, इसका सोचने का कोशिश कीजिए, इसका जिस तरह सोच सके हो सके तो आप लोग इसे याद ही कर लीजिए, बट आपको इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश में ही बनाना है तो ही सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इंग्लिश ग्रामर से ही है। ये है रीना हैज़ टू अवेल लीव फॉर 2 days टू डैश हर कजन्स वेडिंग, सी हैज़ डैश द लेटर टू द सुपरवाइजर। इसको अगर हम हिंदी में समझे तो यहाँ क्या कर रहा है कि एक रीना नाम की लड़की है जो कि अपने सुपरवाइजर के अंदर में काम करती है। उसे क्या करना है, अपने कजन का जो है शादी अटेंड करना है, यानी वेडिंग जो है उसे अटेंड करना है। उसके लिए वह क्या करेगी, यानी कि वो पहले प्लान करेगी कि हमें वहाँ पे जाना है, फिर अटेंड करेगी और फिर उसके लिए लेटर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए रीना हैज़ प्लान्ड, यानी कि रीना ने पहले क्या किया, प्लान किया कि मुझे जाना है। तो देखिए प्लान प्लान प्लान्ड देख लेते हैं, यहाँ भी है, यहाँ प्लान है, यहाँ प्लान्ड है, दो ठो में है, ठीक है। पहले क्या किया, पहले प्लान्ड किया, ठीक है। प्लान से रीना हैज़ प्लान्ड टू, यहाँ पे फिर देख लिए 2 days टू 2 days डैश हर कजन्स, यानी कि 2 days टू क्या करेगा, अटेंड करेगा। तो यहाँ पे अटेंडेड, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कजन्स वेडिंग, सी हैज़ डैश द लेटर, लेटर को क्या किया, सबमिट किया, तो सबमिटेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लान्ड, अटेंड एंड सबमिटेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीना हैज़ प्लान टू विल लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कजन वेडिंग, सी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अमेजिंग यू हैव, यानी कि अमेजिंग, आप विचार करिए, आप सोचिए, यू हैव डैश, यानी कि आप डैश ABC कंपनी एज ए क्राफ्टमैन डैश एंड ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर, यानी कि आप इमेजिन करिए कि आप एक कंपनी में ज्वाइन हो, कोई कंपनी ABC कोई भी कंपनी है उसमें आप ज्वाइन हुए क्राफ्टमैन के तौर पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, डैश एंड ईमेल, यानी कि उसे क्या करेंगे, लिखेंगे एक ईमेल और सेंड करेंगे सुपरवाइजर को। तो पहले आप ज्वाइन हुए और फिर क्या किए, ज्वाइन होने के बाद उसे एक ईमेल लिखेंगे, यानी उसे एक ईमेल साझा करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए ज्वाइन हुए, यानी कि पहले हो गए, तो यहाँ हो जाएगा ज्वाइंडेड, ज्वाइंडेड नहीं, ज्वाइंड हो जाएगा, ज्वाइंड हो जाएगा। उसके बाद है ABC कंपनी एज क्राफ्टमैन डैश एंड, यानी कि राइट एन ईमेल टू बी सेंड योर सुपरवाइजर। उसके बाद राइट लिखना है, ईमेल लिख करके उसको सुपरवाइजर के पास भेज देना। पहले आप ज्वाइन हो गए, उसके बाद फिर ईमेल लिख करके सुपरवाइजर के पास भेज दिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्वाइंड एंड राइट। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का आ रहा है, डैश द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू डैश इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। इसमें कह रहा है कि रोल प्ले करना है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर को क्या करना है, रोल प्ले करना है, और इंस्ट्रक्शन टू का और टू गिव इंस्ट्रक्शन, यानी कि उसे इंस्ट्रक्शन देना है, क्या करना है, अपना रोल प्ले करना है, किसको, सुपरवाइजर को, और देना है क्या है, उसे इंस्ट्रक्शन देना है। तो इसलिए इसका जो है आप चुन लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए प्ले, सिंपल बात है, उसे प्ले करना है, प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू गिव, यानी कि देना, गिव इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द
क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 नंबर कह रहा है डैश ए नोट टू बी डैश टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। यहाँ पे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो नया क्राफ्टमैन आया है उन सब के लिए एक लेटर लिखो और उन सबको बांट दो। किसके विषय में? सेफ्टी के विषय में। सेफ्टी के लिए एक लेटर लिखो और उन सबको बांट दो। तो आप इसमें से चुनिए कि क्या हो जाएगा, राइट होगा, रिटन होगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे राइट ही होगा, चाहे राइट ऑप्शन नंबर बी का हो चाहे ऑप्शन नंबर सी का हो। देखिए राइट, देखिए कि कहीं अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए क्या कहता है, राइट ए लेटर टू योर ग्रैंडफादर या फिर राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, तो राइट ए लेटर, तो राइट ए लेटर इसलिए राइट होगा, ऑप्शन बी हो या फिर सी हो। उसके बाद देखते हैं टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी के लिए जो करना है बांटना है, सर्कुलेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखना है एक लेटर और उसे सर्कुलेट कर देना है, जो नया बंदा आया है, जो क्राफ्टमैन नया आया है, उनके लिए सेफ्टी का जो ये लेटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट एंड सर्कुलेटेड। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी में है क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का नहीं है। ठीक है, डैश यानी कि खाली जगह है, वह अर्थ उस स्थान के निकट का परिवेश है जिसमें कोई रहता है। जहाँ पे आप रहते हैं उस परिवेश में, उसके निकट यानी कि आपके निकट जो भी रहता है या फिर जो भी आपका कोई खाली जगह है या फिर कुछ है, वो आपका क्या कहलाता है? कार्यस्थल कहलाता है। जहाँ आप रहते हैं नहीं, या रहने की जगह को कार्यस्थल नहीं कहते हैं, ना ही सुविधा कहते हैं। क्या ज़रूरी नहीं है कि आप शहर में ही रहते हैं, आप गाँव में ही रहते हैं। ठीक, गाँव में भी रह सकते हैं। तो पड़ोस हो जाएगा इसका, यानी कि पड़ोस का अर्थ उस स्थान के निकट का परिवेश है जिसमें कोई रहता है, यानी कि जहाँ आप रहते हैं उसके आजू बाजू वाले को क्या कहते हैं? पड़ोस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो आपका पड़ोस हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गौरव IT क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर के सारा पीडीएफ आप लोग लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।